Question or question 61. 61. दिया जवाब दिया, टेबल किया है। मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं, क्या देश में महिला जेलों की संख्या काफी कम है और संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता लग रही है? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किए गए हैं? सभापति जी, यहाँ किसी भी राज्यों में महिला कैदियों के लिए जेल की कमी नहीं है, बैरक की कमी नहीं है, पर्याप्त है। और आज की हालत में पूरे देश में कई राज्यों में करीब 18 जेलें सिर्फ महिलाओं के लिए बनी हुई है स्पेशली, और बाकी जगह पर महिला कैदियों के लिए विशेष बैरक बनी हुई होती है। और जो महिला कैदी हैं उनकी संख्या की तुलना में, जैसे कि करीब करीब जो देश के सभी राज्यों में जो जेल में महिला कैदियों की संख्या रखने की जो स्थिति है, उसमें 4748 महिला कैदी रखने की क्षमता है। उसके बावजूद वहां पर सिर्फ 2985 महिलाएं को कैदी के रूप में रखा गया है। तो करीब कहीं पर भी महिलाओं को रखने के लिए जेलों की कमी नहीं है और आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। दूसरा प्रश्न। पुलिस मैनुअल के अनुसार हर जेल में एक मनोचिकित्सक होना चाहिए, परंतु उत्तर के अनुलग्नक पर पृष्ठ संख्या 2 के अनुसार देश के सभी जेलों में मनोचिकित्सक की नियुक्ति की संख्या 0 बताई गई है। आपके उत्तर में ही दिया गया है। क्या इस दिशा में सरकार कोई कार्रवाई करेगी? सभापति महोदय, इसमें ये सारा मामला, जेल का जो मामला राज्य सरकारें देखती है। केंद्र सरकार के द्वारा एक मैनुअल दिया गया है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यूटी में ये सारी बातें हमने प्रावधान की है, लेकिन राज्य सरकारों ने इस पर पूरा अमल किया है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन राज्य सरकारों का मामला है। और कहीं पर ये शिकायतें नहीं है कि वहाँ पर अगर मनोचिकित्सक नहीं होने के बावजूद भी उनका हर जगह पर ट्रीटमेंट होने की बात कही गई है राज्यों के द्वारा। लेकिन आपकी जो बात है, जो प्रश्न पूछा गया है, ये राज्यों का मामला होने से हम इस पर डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करते हैं। श्री रामामूर्ति। Sir, in the reply it is mentioned that the government has been issuing advices to state governments on improving the conditions of women prisoners. I would like to know from the Honourable Minister that there are 1597 women prisoners, both convicts and under trials, in various jails in the country. All these women are with infant babies who were born either during the stay in the jail or have come to the jail with the kids. The conditions of normal prisoners itself is very bad. And what specific steps or instructions the government has given to the welfare of these infant kids and mothers? इसमें जो बच्चे जेल में होते हैं, उनकी आयु 6 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों को अपने माता के साथ में रखने की अनुमति दी जाती है। और माता और बच्चे के लिए, शिशु के लिए भी जो भी स्वास्थ्य के प्रति आवश्यक जो जरूरतें हैं, दवाई है, खान पान, इस पर ख्याल रखा जाता है। इसलिए विशेष करके इसमें और भी एक बात जोड़ दूंगा कि अगर कहीं गर्भवती कैदी होते हैं, महिलाएं होती है, इनकी भी प्रसूति के समय भी उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर उनको चाहिए तो हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। और दोनों बातें, जो बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं उन्हें भी, जो बच्चे 6 वर्ष के नीचे उनके सबके भी देखभाल अच्छी की जाती है। और ऐसी कोई शिकायतें आज तक हमें मिली नहीं है, और सारी बातें फिर भी राज्य सरकार देखती है। श्रीमती कहकशां परवीन। सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि छोटे बच्चे और 6 साल के उम्र के कम बच्चों को जेल में उनकी मां के साथ वो रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि सरकार ये बताने का कष्ट करेगी कि जो छोटे बच्चे जो वहां से निकलते हैं
और उनके भविष्य के लिए और उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सभापति जी, इसमें जो महिलाएं कैदी होते हैं उन सभी के लिए एनजीओ या रिश्तेदार या आवश्यकता पड़ने पर वकील लोग हैं, इन सबसे बात करने की अनुमति पूरी दी जाती है। इस पर भी इन बच्चों की जो पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए, अगर वो चाहे तो 6 वर्ष के बच्चों को अपने पास रख भी सकती है, बाहर भी स्कूल में एडमिशन दिला भी सकती है। ऐसा प्रावधान पहले से कुछ जगह पर से दिल्ली के सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए हॉस्टल में भी प्रवेश दिलाया गया है। 22 बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, ऐसा भी प्रावधान किया जाता है। लेकिन जो बच्चे वहाँ रहते हैं जेलों में, इन पे अच्छे संस्कार हो, इसके लिए भी जेल प्रबंधन जो भी होता है वो अपनी माताओं को फ्री हैंड रखा हुआ है, वो बच्चों को यहाँ रखे या बाहर रखे रिश्तेदारों पर सबको। इसलिए सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पर किसी बच्चे को अच्छे संस्कार हो, इसके लिए सोचा जाता है। लेकिन इस पर भी कृष्णा अय्यर कमेटी, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी जो बनी थी, उन्होंने भी कुछ इसमें सिफारिशें की थी। उस पर भी सभी स्टेट को उसमें मैनुअल भेजा गया हुआ है। श्री राम विचार नेतम। सभापति महोदय, जो जेलें हैं, जेलों में जो स्वीकृत पद हैं और जो लॉकअप किया जाता है उसमें जो स्वीकृत कैदियों को रखने की जो क्षमता है, वो क्षमता के अगेंस्ट में दुगना तिगुना कैदी जो है उन जेलों में, उन बैरकों में रखा जाता है, जिस कारण से कई तरह के बीमारियां, तमाम तरह की असुविधा उनको होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के विभिन्न मदों से, चाहे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे अन्य मदों हो, उन मद के माध्यम से जब राज्य सरकारों को सपोर्ट किया जाता है, ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता कि आज जितने स्वीकृत जो वहां पे कैदियों की क्षमता है, क्षमता के मुताबिक जो रखा जाता है, तो ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता कि जो स्वीकृत क्षमता है उसके अनुपात में ही कैदियों को रखा जाए, और अगर अधिक हो रहा है तो उसे उसके अनुकूल जो है वहां पे स्वीकृति दे करके बैरकों की संख्या बढ़ाया जाए, पदों का निर्माण करके पदों की संख्या बढ़ाया जाए। क्या इस संबंध में भारत सरकार के माननीय मंत्री जी इसमें कोई ऐसा डायरेक्शन जारी करेंगे, निर्देश जारी करेंगे और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके इसे सुनिश्चित कराने का कोशिश करेंगे? थैंक यू। सभापति जी, पूरे देश में जो कुल क्षमता जो है जेलों की वो 3,66,781 ऐसी क्षमता है, और उसमें से कैदियों की जो फिलहाल जो वहाँ पे कैपेसिटी से ज्यादा जो भरे हुए हैं वो 114% कैदी वहाँ रखे गए हैं। लेकिन आपने सही प्रश्न किया है कि जरूरत के अनुसार इसकी बैरक की संख्या बढ़ानी चाहिए, जेलों की संख्या बढ़नी चाहिए। यह सतत प्रक्रिया होती है, सभी राज्य इस पे काम करते हैं, कई जगह पर नए जेल बनाए जा रहे हैं, बैरक नए बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि कुछ पुरुष कैदियों के लिए भी 114% की जो बात मैंने आपसे कही है, लेकिन महिला कैदियों के मामले में सिर्फ 70% महिलाएं जेलों में, कैपेसिटी कम 30% और भी ज्यादा क्षमता है, 70% महिलाएं जेल में है। प्रश्न महिलाओं को लेके था, इसलिए मैं वो भी बताना चाहता हूँ। लेकिन 114% पुरुष कैदी है जेलों में, क्षमता बढ़ाने का प्रयास होते रहता है। Thank you. Question 62. Questioner not present. Let the answer be given. Question 62. प्रश्न टेबल क्या है? Shri Tulsi. Sir, the reply given by the Honorable Minister to this vital question, which concerns not only the freedom of speech of the journalists, but also the right of the public to be informed, and they have given a reply as if journalists who have been killed are mere statistics, and there is no concern expressed about this, the trend which is growing
according to a worldwide known organization, Reporters Without Borders, India is amongst the 3 topmost dangerous countries for journalists. And it has been named that we are ahead of more dangerous than Pakistan and Afghanistan, according to the report of Reporters Without Borders. And to merely say that this is a matter which is only because law and order is a state subject, therefore we are not concerned, it's a concern. What's the question? The question is that so many of journalists have been killed. Is there going to be any policy for protection of journalists, their right to report the truth? Thank you. Honorable Vice Chairman. Just a minute. Point, Please. The government should be. It's not your question. Please let it be answered. They should take act. It's not your question. Please sit down. इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के मुताबिक पत्रकारों पर जो हमले की घटनाएं होती है और पूरे देश में 2014 में कुल 114 ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें केसेस दर्ज की रजिस्टर हुई है और इसमें 2014 में 114 मामले सामने आए हैं और अभी 2015 में 28 मामलों पे गुने दर्ज हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसा मैं नहीं मानता हूं, फिर भी इसके बावजूद जिस तरीके से जितना गंभीरता से हमारे देश की स्थिति के बारे में सदस्य महोदय जी ने कहा है, मुझे लगता नहीं कि हमारे भारत देश में इतना ज़्यादा पत्रकारों पे हमले होते हैं। बहुत बड़ी आबादी का देश है, संख्या बहुत ज़्यादा मुझे लगती नहीं है, लेकिन देश के लिए जिस तरीके से प्रश्न में बताया गया है कि बहुत अत्याचार होते हैं, उसके बावजूद भी हर राज्य, ये मामला ऐसे भी कुल मिलाकर राज्य सरकारों का है। यहाँ पर जो भी एफआईआर होता है, गुनाह कायम होता है, राज्य सरकार करती है और हमारे पास में कोई शिकायत नहीं आई कि किसी राज्य सरकार ने इस पर गुनाह कायम नहीं किया है, जबकि इस सारी बातों के लिए प्रेस काउंसिल को अधिकार दिए हुए हैं। देश में प्रेस काउंसिल इस पर काम करती है, कहीं पर भी शिकायत होती है प्रेस काउंसिल सभी स्टेट में आप अपने तरीके से शिकायत करके मामला दर्ज करने लगा जाती है और कहीं पर भी कोई भी पुलिस स्टेशन में इस पर गुनाह कायम करने के लिए मॉनिटरिंग किया गया है, कहीं पर भी कोई एफआईआर करने में कोई आनाकानी होती नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति है यहाँ पर और इसमें जितने भी आरोपियों को अरेस्ट करना है वो सारे फिगर्स आपको दिए हुए हैं और कोई ऐसा आरोपी अरेस्ट करने में पुलिस स्टेशन से आनाकानी नहीं होती है। Shri Oberoi. Sir, the question and the answer both refer to the word journalist, and I suppose it's in the traditional term journalist being a print journalist or a television journalist. Sir, in today's digital medium, everyone from civil society, every citizen can be a journalist because you can broadcast from your mobile phone. Sir, in this digital age, since when you can broadcast from your mobile phone, so there is a generation of people known as trolls who broadcast very negative, abusive stuff, murderous threats, misogynistic stuff, and the kind of editorial which goes out can also have deep communal differences. My specific question, sir, in this digital age, as I say, where every citizen can be a journalist to broadcast this kind of negativity, is the minister and his ministry planning to issue an advisory for high constitutional authorities, including the Prime Minister of India, who are following unknown people on the digital medium, and I don't say they have to know everybody, unknown people. The Prime Minister himself is not sending out any negative messages, but the people who he is following on the digital media, they are sending out bile and very venomous What's the stuff. question? So my question is, will the government consider sending out an advisory to high constitutional authorities or to everybody in a responsible position not to follow these unknown trolls who are spreading rape threats, communal threats and misogynistic threats under the guise of anonymity? Thank you. सभापति जी, इन्होंने सदस्य जी ने जो चिंता प्रकट की है उससे कुछ अंश में सहमत होने के लिए सभी सोच सकते हैं, लेकिन देश में अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने अपने तरीके से लिख भी सकते हैं
अगर कोई गलत टिप्पणी की है तो हम सभी के लिए अधिकार है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए हम किसी के व्यक्ति स्वातंत्र पर हम रोक नहीं लगा सकेंगे। लेकिन आपने जो बात कही है कि एक पत्रकार या अन्य व्यवसायी है जो प्रोफेशनल है, ये सभी को संविधान में समान अधिकार होने से पत्रकारों के विशेष ऐसी कोई सुरक्षा देने की बात सोची नहीं गई है। और बाकी आपने कहा है कि अनावश्यक टिप्पणियां जो करते हैं उस पर आपके विचारों से हमारे सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उस पर कोई रोक लगाई जाए, उसमें कोई रोका जाए, ऐसा कोई हमारे संविधान में ऐसा अधिकार हमें नहीं है। Shri Vinay, please. If you are not satisfied, you know the answer. Freedom of expression, I cannot speak about freedom of expression. Freedom of expression is freedom of expression. Please, I request that Minister, I will An explain answer it to you. has- I'm not fighting with him, sir, but freedom of expression, none of us in this house want freedom of expression to be squashed. No. So my listen. question was not answered. You know that, sir. If the question is not answered, you know how to proceed. Okay, sir. Shri Vinay Subhash Budhe, sorry. सर, मैं आपके माध्यम से पहली बात तो एक बताना चाहता हूं कि 2014 की तुलना में 2015 में जैसे नई सरकार आई, पत्रकारों पर हमलों की संख्या में बहुत कम, मतलब बहुत घटौती हुई है और ये संख्या बहुत कम हुई है। सवाल इसका पूछिए आप। सरकार ने निश्चित रूप में जिसको No, नोट करना- please. Let me ask question, sir. No, you ask My your point question. is, उत्तर प्रदेश में बैठ 63 जाइए। मामले 2014 में दर्ज हुए थे। वहां की असहिष्णुता के बारे में सरकार ने क्या कोई अध्ययन किया है? तो आप जवाब दे रहे हैं क्या? सभापति जी, Who's giving the answer, sir? Please, silence. यहाँ पर जो सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है उसमें सत्य यह है कि 2014 में उत्तर प्रदेश में 63 मामले दर्ज होने की बात हमें रिपोर्ट में बताई गई थी। लेकिन इस वर्ष मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला दर्ज होने की बात कही गई है। ये और वहाँ पर सारे मामले दर्ज होते हैं ऐसा इसे लगता नहीं। उन्होंने जो चिंता प्रकट की उसमें कुछ सत्य हमें लगता है। वैसे ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भी हमें यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती है, अवगत नहीं कराया जाता है कि वहाँ पर पत्रकारों पे कितने हमले हुए हैं। ये 2 स्टेट है, बाकी सभी स्टेट से मामले कितने दर्ज हो रहे हमें बताए जाते हैं। फिर भी ये जो मामले जो दर्ज होते हैं, मीडिया पर हमले होते हैं, ये सारा मामला राज्य सरकारों का होने से हम इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं दे पाएंगे। ठीक है। Question 63. Let the answer be given. सभापति महोदय, जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से, बाल मजदूरी शब्द की व्याख्या किन किन तथ्यों के आलोक में की जाती है तथा उनके उम्र, उनके परिवेश और उन परिवारों की पृष्ठभूमि क्या है? सर, अभी जो मैंने आंसर दिया हूँ, जो मैंने उत्तर दिया हूँ, उसमें आपको बहुत डिटेल्ड मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। इसीलिए दिया हूँ कि ये सरकार आने के बाद हम पहली बार एक बहुत रेवोल्यूशनरी जो है स्टेप्स लिया गया है। इसलिए बाल श्रम जो है बहुत जगह जो है इनको अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट में काम करवाना, माइग्रेट में भी है, तो इसको सारे हम देखते हुए, सारे एनजीओ सारे सबको देखते हुए हमने जो अभी यहाँ पर जो प्रोविजंस लाया है, जो अमेंडमेंट्स किया है, इसमें एक बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन है कि पहली बार जो है 1 सितंबर 2016 हमने सारा 14 साल के नीचे सभी बच्चों को हमने पूरा किसी भी कारखाने में किसी भी एम्प्लॉय करने का पूरा निषेध किया है। और इस एक्ट में जो है हम 14 से 18 साल के जो किशोर है, एक नया डेफिनेशन देकर एडोलेसेंट बोलकर उसको हमने
एक्ट में जो है परिवर्तन किया है, अमेंडमेंट किया है, तो वही एक्ट जो है अभी आगे आई है। लेकिन आपका जो विषय भी है हम लोग ने एक प्रोविजंस भी जो है और सख्त से कानून करने का इसका भी किया है। लेकिन परिवार के बारे में आपने जो कहा, ये परिवार में भी हम लोग बहुत जो है उसको भी जो है रूल्स में फ्रेम करके अपने देश के जो भी परिस्थिति को हम देखकर वो परिवार में जो है जो खुद के जो है पिताजी के जो है भाई या बहन, उनके ही जो है परिवारों में हम लोग जो है काम करने का प्रावधान किया है। बाकी वो भी क्या है, एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है, वो भी जो है सीमित केवल 2 घंटा सहाय कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। कहाँ भी जो है किधर भी जो है एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है, केवल जो है सहाय कर सकता है। इसलिए मैंने जब इसमें जो है काफी सोचकर ऐसे हमारे देश में बहुत से ऐसे घरों में छोटे छोटे काम करने वाले हैं, वो काम भी सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसको स्कूल आवर्स में जो है उसको टोटल प्रोविजन है। तो इसलिए हम इस एक्ट को जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसको भी जो है हमने इसमें मिलाया है। तो इसलिए परिवार के बारे में हम बहुत कुछ रूल्स में जो फ्रेम किया है वो रूल्स एक बार आप अगर थोड़े समझे तो उसका समाधान मिलेगा। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। सभापति महोदय, बाल मजदूरी को चिन्हित कर उनके पुनर्स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का पिछले 3 वर्षों का ब्यौरा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट लगे ना 3 years बाल मजदूरी को चिन्हित कर उनके पुनर्स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का पिछले 3 वर्षों का ब्यौरा मैं जानना चाहता हूँ। Exactly. The thing is, one is on 2 issues which I was unable to really follow the question first because तीन साल में कितने बाल मजदूर टोटल देश में और क्या कार्रवाई की? नहीं, वो तो 2 बार मैंने आंसर दिया हूँ, लेकिन इसमें सर स्टेट वाइज जो है मैं इंफॉर्मेशन भी दिया हूँ। अभी जो है नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन इन 2001 सेंसस जो है। सर 1 मिनट सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सर मुझे मैंने इसमें एक्ट में जो प्रावधान किया था वो रिहैबिलिटेशन फंड जो है उसमें किया गया था। अभी हमारा इसमें जो है डाटा जो है 3 साल के अंदर जो डाटा है हमारे पास 6,405 और 64,050 and 14 and 50 1,16,000 or 15-16 59,076 because the rehabilitation is one of the major one. In this rehabilitation, a separate fund has been provided. In this rehabilitation, sir, the first time the employers contribution and other thing is the state government after rescuing the children, then we will have state also should contribute 15,000 rupees towards this rehabilitation fund. So ultimately, all this fund, employers' contribution and also state government contribution, will go to the account number of that rescued children. And enforcement also, I am already given. Other one is in enforcement. In enforcement, the inspection conducted in 2013 and 14.
14, 15 भी जो है, इसमें भी 16 में जो है हमारा इंस्पेक्शन का मैंने आपको दिया हूं, लेकिन हमको दो बातों की दिक्कत है सर। वन इज स्टेट गवर्नमेंट से हमारे को इन्फॉर्मेशन आने का बहुत तकलीफ होता है। मैं तो बिहार का आपको समाचार बताऊंगा, बिहार ही नहीं बहुत से राज्यों के मेरे पास केवल 13 राज्यों का ही जो है इन्फॉर्मेशन मिला है, बाकी राज्यों का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए मैंने स्टेट गवर्नमेंट का, बिकॉज लेबर इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, appropriate government, it should be enforcement. Thank That's you. why the data also should be needed. Thank you. Dr. Narendra Jadhav. Thank you, sir. Sir, one in every 11 children in India is engaged in the child labor, and according to the census 2011, there were about 1 crore and 13 lakh child labor, and among the adolescents between the age of 15 to 17 doing hazardous work, 62.8% of the adolescents have been engaged in doing hazardous work. Sir, against this background, the numbers provided by the Honorable Minister clearly show that the inspection rate is exceedingly low. In fact, the inspection rate is less than 2%. Why? Even there, the conviction rate is very poor and it is falling. Again, the question is why? Does that not mean that ineffective implementation of the new act that has been passed? Thank you. Thank you very much. Sir, as I have mentioned in that, see, in the new act, the enforcement has been made stringent. And number two is, it has become, now we have made it as a cognizable offense in the recent act. And I will tell you with the comparison of the, even the penalties, even of the imprisonment also. Even in the penalties, earlier was minimum 10,000 to extend up to 20,000. Now we have increased up to 50,000. And other thing is, term of second time of repeating the offence, that also we have increased from the imprisonment. First term 3 months, and we have increased to 6 months, and maximum is 1 year, and maximum is 2 years. That means we have increased the double the punishment. Second is number, which you are telling, number, and also adolescent, as he has mentioned the age, has already clearly indicated to you that the adolescent in hazardous areas from 14 to 18 is totally banned. That's why the new scheduled employment list also we have provided. So that's why the hazardous definition is changed, adolescent definition has created, and hazardous process in the adolescent is totally banned. Thank you. Shri Amar Shankar Shable. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये जानना चाहता हूं कि अभी जो बच्चों की बात चल रही है, ये तो चलते फिरते बच्चों की बात चल रही है, लेकिन जो दूध पीता बच्चा होता है वो हंसता है, रोता है, लेकिन रास्ते पे भीख मांगने वाली जो औरतें होती है, उनके पास जो बच्चा होता है वो कभी रोता नहीं, क्योंकि उसको दवा दी जाती है लोगों के मन में दया उत्पन्न होने के लिए, और वो नशे की दवा के कारण उसके शरीर पर, उसके मस्तिष्क पर परिणाम होता है। इसके बारे में केंद्र सरकार की क्या सोच है? दवा इसमें जो है जनरली हमारे जो चाइल्ड लेबर एक्ट वैसा है, लेकिन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट इज सेपरेट, बट आवर प्रोविजन इज only whenever in our rehabilitation centers, whenever such boys are there, we are taking into the rural health mission. With this rural health mission also we are conducting that program. Shri Rakesh.
Sir, sir, many reports reveals the fact that those children engaged in child labor are basically from socially and educationally backward sections. Sir, even after the constitutional amendment that made 15 years of our constitutional amendment that made right to education as a fundamental right, around 80 lakh students are still out of school, and those majority of those out of school children are from socially and educationally backward sections. Sir, my question is, rather than imposing certain penal provisions to curb child labor, whether the government is aware of or taken care of the fact of social and educational backwardness also, so as to curb the child labor. That is my question. Thank you. Thank you. Sir, I agree with the member that the main reason for the child labor is poverty and illiteracy. Poverty and illiteracy. And with these two things, and even his same thing which was mentioning about the number of children, those who are not in the schools also increasing. But what I mean to say, sir, even in this changed act, in the new amendment act, we have proposed the powers to the district magistrates. And the district magistrates, they will have powers to give subordinate also to his powers. And for them also we have made in the rules that even the teachers, even the school management, those who are coming earlier in the schools, now they are unable to come. And if they know the information, they can also, taking the help of the magistrate, district magistrate, and they go ahead for all the process which have been put forth. Thank you. Question 64. That's enough. Question 64. Questioner not present. Let the answer be Shri Bajwa. So the government focus on Made in India, sir, has led to a great deal of neglect towards certain industries that could have flourished. For example, a place like Jalandhar was a hub for sports goods. In the 1992 FIFA World Cup played with mostly Jalandhar manufactured footballs. Today the Chinese products are dominating the market, sir. As per the report of the UNESCO, sir, more than 4.7 crores of secondary and higher secondary going age students would be doing nothing. This means that a large pool of unskilled workers would be in the economy in the coming years. But out of the 25 sectors in Made in India website, 22 are heavy industry focused and require specialized technology and skilled workers. My question is, sir, what steps has the minister taken to ensure that the unskilled workers that are left out in the process of too much focus on this Made in India program of this? Thank you. I first of all refuse to believe that the focus given through Make in India has resulted in the sports industry to suffer, as the member rightly points out that there could be cheaper imports coming in, as a result of which not just sports but many other sectors may also be facing a challenging situation. As regards the list of 25 focus sectors under Make in India, I'd like to point out leather is also one of them. And in that, definitely the focus is to get people who are semi-skilled, unskilled, also trained to get in. So the focus largely being on heavy industry, being a resultant resulting in large-scale unemployment among unskilled workers is probably too tenuous an argument to face. Thank you. Shri Ahmad Hassan. Made by the All India Manufacturing Association, country's manufacturing sector has suffered a lot due to demonetization, and 35 of the workers engaged in the sector have been rendered jobless. Sir, my question is, what steps have been initiated by the government for rehabilitation and compensation
of the workers who lost their jobs in manufacturing sector due to demonetization. Thank you. Afraid I have no reports whatsoever about people who have lost their jobs, particularly as being highlighted by the member, and therefore thereafter to talk about rehabilitation. So I'm sorry, I'm unable to respond to a question which comes out of, I'm not sure what kind of data. Shri Digvijay Singh. Sir, They're coming back a lot and they're jobless. Jewelry, If you are not satisfied with the answer, please take it up. Sir, I would like to ask Honorable Minister that the impact of demonetization on the manufacturing sector as reflected in the India Manufacturing Purchasing Manager Index, PMI, it fell to 49.6 in December from 52.3 in November. Also, sir, the All India Manufacturers Organization, AIMO, has given a report which unfortunately the Minister of Finance and other ministers did not respond to. The job cut has been almost 30 to 35%, and the revenue loss has been almost 50 to 55%. Would Honorable Minister please tell us what has been the real impact of demonetization in the manufacturing sector? So with due respect, sir, I'm not sure where the data comes from. I have a data which I will... Let me finish, sir. Let me finish. The honourable member has asked a question. Sun lijye. The PMI data that the honourable member has quoted. Sorry? No, please proceed. The PMI reference that the honourable member has made initially, and after that he spoke about the AIMO. The PMI jumped from wherever it was to 50.4 in January 2017. So if that has happened post the demonetization about which the honourable member is referring to, so I'm referring to PMI, you refer to PMI too. Please let the reply be completed. So with the PMI information and the data that I'm giving for January, and if you're still talking about demonetization, let me then ask the member with due respects. This is also data. You're answering a question I'm or answering asking a question with a question because the data which is being given is also here from reference to PMI. Okay. Thank you. I request the Minister to reply to me in a formal... Fair enough. Question 65, Shri Neeraj Shekhar. Absent, let the question be answered. Supplementaries, Mr. Apollo. Respected Chairman, the reasons for petrol and diesel prices are included at D, the depreciation of Indian rupee vis-a-vis US dollar. And the reply also indicated that the state government's VAT and other local levies, but wherein the real burden is of excise duty that is gradually increasing at the union government level. Why can't the union government think of decreasing the excise duty so that you can give some relief to the petrol and diesel users? Thank you, sir. In fact, from the price in 2013 to the price today, the petrol is actually cheaper. In July, August of 2014, the price was 73 rupees 60 paisa, whereas on January of 2017, it is 71 rupees, so it's lesser. It is the prerogative of the central government to provide for the whole countries. And to be... Just a minute, please listen to the reply. To provide for the whole country, the central government collects revenue, sir. And this revenue, if the honourable member is to see the amount of spend in 2013 on the public schemes
on infrastructure, on education. It's much far higher now. So we're using that money to provide for the countries. Any other question? We have intimation that the Honorable Minister would be answering on behalf of the Minister. That is as per practice. Question 66. Yes, sir. Yeah, okay. A statement is laid on the table. All right. Sir, present mercantile export incentive scheme, rates are very meager. Some kind of incentives have been either withdrawn or reduced drastically. What steps are being taken by the government to boost exports and reduce the import cost of the exporters? So there are various schemes. In fact, the interest subvention scheme that has been very successful, which was introduced in late 2015, has proven as a blessing for the exporters because that has been effectively run through the banks, and we've been making sure that it is refilled every now and then without any disruption in serving the exporters. Other than that, of course, you have the scrips being given, which the exporters can effectively use even in repaying. Based on the export performance, the scrips which are given can be used in paying other dues or duties which they owe to the government. So this is being continuously monitored because performance of exporters is important, not just for the service sector, which is doing fairly well, but also for the manufacturing, the merchandise goods. So the existing schemes, both of incentive-based and also interest subvention, are effectively helping the exporters, and we are in constant touch to help them further. Second question. Export incentives will be helpful only for temporary. It has to be solved permanently. See, permanent salvation is only for the reducing the input cost. For example, one product I will give you, sir, glycerin. Glycerin process industry will depend totally imports. So raw glycerin, crude glycerin cost, duties are more. So import of the finished product duties are less. So industry in Indian industry will be suffering. Post industry almost is closing because raw material duty you are improving, increasing the duties, and the finished product duties are reduced. So this similarity, some more products will be there. One more example, sir, the incentive. China, they give the power generation. See, import, every industry depends on the electrical power. So power, you should make it cheaper. Then when you make power is cheaper, then product, you need not give incentives for export. Automatically, the product will become, a finished product will become cheaper and you can export. So this has to be considered. GST, you have made it for sale tax. All the states, GST tax, you have made it simplified. All the states has to be collected GST, one uniform. Similar way, the power rates also has to be done, sir. The Northeast power rate, unit rate is only 2 rupees unit cost. Northeast, there is no industrial, process industries are very less in the Northeast. South, units are more, but power rate is more there, 6 rupees, 7 rupees. So China, if you compare, 3 times more power cost in India. So these things has to be taken into account. Probably commerce industry, and they have to sit industry, other department industries, they have to make it like a GST, uniform unit, power unit cost, and it should be competitive worldwide. Then only the input cost will become cheaper, then exports will improve. Just this is a temporary export incentives, which is a temporary measure. It will not give a permanent solution, sir. Thank you. So, quite a few points which the honourable member has raised are very relevant in the discourse when we are talking about export and export-related policies. As regards the finding of a permanent solution, I mean, permanent is a long-term solution, I suppose, and in that we are definitely looking at newer markets, newer areas where the exports can be promoted. So not just looking at incentives, not just giving scripts, we are also strategizing on how to reach out to newer markets. So I take the point on the long-term solutions which we need to provide. The second aspect that he was talking about is about the inverted duty structure related issues where the end product is cheaper, the raw materials are more expensive.
And therefore here, there is a continuous dialogue with the industry, with the finance ministry, and every budget since 2014-15 is addressing this issue of inverted duty structure, and therefore if the honourable member is referring to a particular sector where this issue persists, I would request the honourable member to also contact both the Commerce Ministry and also the Finance so that that specific issue of inverted duty structure can be addressed. As regards the power or other costs where countries like China probably do a lot of subsidy-related matters, I agree logistics cost in India will have to be improved, for which we are constantly working with the shipping, roadways and railways ministry so that the logistics cost for our exporters is brought down. And on power, of course, you know of the various reforms which are being carried forward. I hope in the due course of time we'll be able to cut down on the logistics costs for our exporters. And the final point that he spoke about is on the Northeast related benefits which are provided to those states. Industrialization has to reach Northeast, for which we are constantly endeavoring to. One, of course, we've extended the Northeast Industrial NEIIP, which has been which saw a hiatus in between because of lack of funds. But we are constantly looking at not just the Northeast, but overall having a parity in terms of incentives and also productive environment for investment. Thank you. Shri Sancheti. सर, डीमोनेटाइजेशन के बाद में नेबरिंग कंट्रीज से जो बॉर्डर से स्मगल्ड होकर कई चीजें हमारे देश में आ जाती थी वो प्रैक्टिकली बंद हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में हमारे एक्सपोर्ट्स डीमोनेटाइजेशन के बाद में बढ़े हैं, स्पेशली विद द नेबरिंग कंट्रीज? थैंक यू सर। Sure, I have the data on it immediately, but I'll certainly try to get it for the neighboring country related trade post November 8th. I will try to get and send it to the member. Thank you. Shri Vijay Sai Reddy. Honorable Chairman, sir. Minister Madam has already wanted to find out which are all the sectors affected, adversely affected by the inverted duty structure. In fact, in FICCI, in its report 2016, has mentioned 6 sectors which are adversely affected by the inverted duty structure, that is rubber, textiles, electrical, electronics, capital goods, and also cement. These are all the sectors which are adversely affected by the inverted duty structure, and because of the inverted duty structure and also the problems of logistics, this manufacturing, Indian manufacturing mercantile exports have adversely affected. I request the Honorable Minister Madam to find out where, I would like to find out from the Madam whether government has initiated any steps to address the problem of both logistic problem as well as the problem of inverted duty structure, sir. Thank you very much. So of course, yes, sir. Part of my answer for the earlier question was also on the question of how commerce and finance together are addressing every such request or memorandum which reaches us on industry-specific inverted duty structure related issue. I quite received the comment of those highlighting those 6 sectors in which FICCI's report has highlighted the inverted duty structure issue, which the Ministry of Finance is fairly seized with the matter. And as regards, again, issue related to which are the sectors which are affected, as I said, we do not at the moment have industry-specific, demonetization-related, adverse impact reports with us. Thank you. Shri Mahesh Padar. Chairman, sir, we are exporting a lot of steel value-added engineering goods, and these exporters are importing duty-free steel items as their raw material. Now, at the same time, we do also export a lot of steel items to various countries at international price. May I know from the Honorable Minister if they can formulate a policy thereby the domestic users of steel for produced exports can get the steel at international price instead of importing.
people who import the raw materials under advanced licensing do get it duty-free and for export purposes. But the specific question of, will there be a comprehensive Silence, new please. policy on this? There's nothing at all for me to say at this stage. Question number 67. Questioner not present. Let the answer be laid. सभापति जी उत्तर सभा पटल पर रखा है। ठीक. Any supplementaries? Mr. Rapolo, you seem to be asking all the supplementaries because the benches are empty. The members are obviously not interested in the question hour. Respected Chairman, India is the I was mixed referring economy. to absentees. With the public sector enterprises, we used to have very good capacity of the capital goods. And until and unless we have the sufficient base of the capital goods, we cannot ensure the manufacturing sector and the growth in industrial production. Based on this, your Make in India and Startup India and Skill India put together could not cater to the needs of the capital goods in enterprises. You have envisaged a policy to increase from 12% to 25% within the 2025 on the capital goods sector. Are you going to coordinate with these three things so that you could have the sound footing of the capital good manufacturing sector so that we will have the sound industrial foundation? Thank you. Thank you, sir. सभापति जी, सबसे पहले मैं सदन को ये जानकारी देना चाहूँगा कि इसके पहले कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए कोई नीति नहीं थी। पहली बार हमने कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए नीति बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है। पहली बार ये पॉलिसी बनी है और इस पॉलिसी के तहत कैपिटल गुड्स सेक्टर में से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो, चाहे मशीन टूल्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो, ये जो सारी इंडस्ट्रीज है इसमें अधिकतर छोटे और मध्यम प्रकार के उद्योग है, एसएमईज हैं। और इस पॉलिसी के तहत, इस नीति के तहत हम चाहते हैं कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, इनको बढ़ावा दिया जाए। और इसीलिए हमने ये लक्ष्य तय किया है कि अब तक 2,30,000 करोड़ का टर्नओवर इस कैपिटल गुड्स सेक्टर में आज तक हुआ करता था, जिसको हम चाहते हैं कि इस नीति के तहत 7,50,000 करोड़ तक 2025 तक बढ़ाए। जिस प्रकार से हम इस उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसी प्रकार से इस उद्योग के माध्यम से अब तक 14 लाख मजदूरों को रोजगार इस कैपिटल गुड्स सेक्टर से मिल रहा है। हमारा ये प्रयास है कि 2025 तक 14 लाख से इसे 50 लाख तक रोजगार का अवसर बढ़े। इस पॉलिसी के तहत हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट जॉब होते हैं, जो आज 70 लाख लोगों को इनडायरेक्ट जॉब इससे मिल रहे हैं, उसको बढ़ाकर 50 लाख जॉब हम क्रिएट करें, 5 करोड़ जॉब क्रिएट करें। इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं और इसी के लिए एक पायलट स्कीम आज हम चला रहे हैं। इस स्कीम के तहत लगभग 930 करोड़ रुपए इस पायलट स्कीम के तहत हम खर्च कर रहे हैं, जिसमें 581 करोड़ भारत सरकार की ओर से है और बाकी जो धनराशि है वो उद्योग जगत का अपना कंट्रीब्यूशन है। और जो हम पायलट स्कीम चला रहे हैं, इसी स्कीम को हम और आगे एक्सपांड करना चाहते हैं, एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और इस पायलट स्कीम के तहत जो प्रश्न अब यहाँ पर पूछा गया, मैं उसी का जवाब यहाँ पर अभी देना चाहूंगा कि इस स्कीम के तहत एक तो प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं, इसके साथ साथ हम इस स्कीम के तहत जो टेक्नोलॉजी
एक्विजिशन फंड हमने जो क्रिएट किया है वो इसीलिए किया है कि आज विश्व में जो सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें जो कंपटीशन है वो विश्व स्तर पर बढ़ा है और इस कंपटीशन में हमारी इंडस्ट्री टिके रहने के लिए हमें जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने की आवश्यकता है और इसीलिए टेक्नोलॉजी एक्विजिशन फंड हमने गठित किया है। उसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी को यहां पर ला सकते हैं, खरीद सकते हैं। लगभग 50 करोड़ रुपए हमने उस पर खर्च किए हैं। हम इस स्कीम के तहत सेंटर फॉर एक्सलेंस हम अलग अलग क्षेत्रों में नए नए सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, मशीन टूल पार्क खोलने जा रहे हैं। कर्नाटक के टुमकुर में हमने ऑलरेडी मशीन टूल पार्क शुरू किया है। कॉमर्स और इस प्रकार से जो प्रश्न यहाँ पर किया गया है, मेक इन इंडिया का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसे सफल बनाने के लिए सही दिशा में प्रयास हम कर रहे हैं। थैंक यू श्री संचेती। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करने वाले भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कितने बंद है और भारत सरकार उनको रिवाइव या डिस्पोज करने की क्या योजना बना रही है? थैंक यू सर। पब्लिक गुड सेक्टर्स में भारत सरकार के पीएसओ है, उसमें सबसे बड़ा पीएसओ है वो बीएचएल है। बीएचएल तो सही दिशा में चल रही है, कुछ समय के लिए घाटे में थी लेकिन इस साल फिर मुनाफे में बीएचएल आई है। कुछ सीपीएसयूज हैं जो कई वर्षों से बीमार है, 2005-2007 से जो बीमार है, जो बंद पड़े हुए हैं, भविष्य में शुरू होने की संभावना नहीं है। वैसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ये सीधा प्रश्न नहीं है, लेकिन जो सीपीएसयूज सालों से बंद है, जो भविष्य में भी चल नहीं सकते, उसे बंद करने का निर्णय सरकार ने किया है और उस दिशा में हमने सही कदम उठाए हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स सेक्टर में जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, अधिकतर निजी क्षेत्र के हैं और वो एसएमईज हैं जो संगठित होकर अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, उनको सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। Thank you. Question 68. Questioner absent. Let the answer be given. No supplementaries. Question 69. Questioner not present. Let the answer be given. टेबल 69. 69. Yes. We go on to 70 now. Question 70. Questioner absent. Let the answer be given first. आपने जवाब दे दिया? Yes. 70. Yes, Mr. Yeshwari. Statement is laid on the table. Answer that has been furnished by the government. The question relates to the job losses post-demonetization. The statistics given are from the ILO. And ILO statistics, and it's also clearly written saying that they have not made any assessment of demonetization. And I don't see the relevance of quoting that figure. You have the figures of the Labour Bureau. The Labour Bureau figures were released 3 days ago, which amounted to, in the 8 core industries, they've said there's been a job loss of minus 55,000 people. Jobs were lost. These were the 8 core industries where last year you said you created 1.35 lakh crores of jobs. If in a span of 3 months, 55,000 jobs as recorded is the loss in these core industries, you can imagine what is the plight in the informal sector. And informal sector, sir, provides 80% of employment in our country. It contributes 45% of our GDP. That has been the worst hit due to the demonetization. None of that information is here, sir. What is the question asked and what is the answer given? They're completely unrelated. Why are we talking about the ILO report on a macro basis, which also shows there's a decline in employment? So therefore, please, this is irrelevant answer. Sir, the question raised by senior. But what is the question? Member of Parliament. What is the impact on jobs lost post demonetization? Yeah, I will come. Because actually there is no
proper Question impact hour survey. over. I'm sorry, what could I do? Statement by Minister correcting answer to question. Shri Rijuju. Sir, I rise to lay on the table of the House a statement in English and Hindi version correcting the answer to the unstart question number 55 given in the Rajya Sabha on 16 November 2016 regarding deportation of illegal Bangladeshi migrants. Message from. The answers is rising. This is not a healthy trend in a parliamentary democracy. Please, sir, as the chairman, I beseech you. At to least take they are note of corrected. it and please tell the cabinet and the ministers. Thank you. Message from Lok Sabha. I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 7th of February 2017 passed the specified banks note Cessation of Liabilities Bill 2017. The Speaker has certified that this bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the bill on the table. House adjourned till 2 p.m.